Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently, नेशनल कंज्यूमर फोरम ने मैकडोनल्ड्स की एक प्रमोशनल स्कीम को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बता दिया। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इस वीडियो में हम पुराने एक्ट और नए एक्ट में अपील के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। ये टॉपिक कंप्लायंस का पार्ट होने की वजह से सीए और सीएस के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है, साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स के लिए और फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिनके सेमेस्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखिए, वैसे तो ये केस मैकडोनल्ड्स का है, लेकिन यहाँ पर कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स को पार्टी बनाया गया है क्योंकि इन्होंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले रखी थी। और यहाँ पर जो कंप्लेनेंट हैं उनका नाम है कपिल मित्रा। ये एक रिवीजन पिटीशन थी जो कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की सिंगल मेंबर बेंच ने 4 अगस्त 2020 को डिसाइड किया था। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो है केविएट एम्प्टर और दूसरा है केविएट वेंडेटर। केविएट एम्प्टर का अर्थ है कि कंज्यूमर को खुद में अवेयर होना चाहिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेने से पहले। केविएट वेंडेटर में जो वेंडर है या फिर हम कहें जो सेलर है उसको सतर्क रहना चाहिए। अब ये एक क्लासिक केस है केविएट वेंडेटर का, क्योंकि यहाँ पे केस के फैक्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि जो कनॉट प्लाजा लिमिटेड है उन्होंने अपने लेवल पे ही प्रमोशनल स्कीम्स चला दी थी जिसको पूरा करने का उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। अब ये केस सन 2005 का है और उस समय पर आपको याद होगा कि मैकडोनल्ड्स में हैप्पी मील की तरह कई सारे प्रमोशनल स्कीम्स चलती थी, लेकिन हैप्पी मील सिर्फ गुड्स के प्राइसेस या फिर हम कहें डिस्काउंट से रिलेटेड थी, जबकि उस समय पर बहुत सारी कंपनीज लॉटरी टाइप की प्रमोशनल स्कीम्स निकालती थी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि उजाला की बोतल पे एक स्क्रैच कार्ड होता था और टीवी पे ये बताया जाता था कि आप इस स्क्रैच कार्ड से गोल्ड कॉइन तक का प्राइज जीत सकते हैं। लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं होती क्योंकि ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। इस केस में जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैकडोनल्ड्स की एक स्कीम में जिसका नाम था मैकडोनल्ड्स में खाओ हर बार प्राइज ले जाओ, और उसके तहत उन्होंने 81 रुपीज के 2 सेपरेट ऑर्डर्स प्लेस किए थे। अब देखिए, सिटीजन एक्टिविज्म की वजह से कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं। ऐसे केसेस की वजह से ही कंपनीज आज के समय में कुछ भी मार्केट करने से पहले काफी ज्यादा ध्यान रखती हैं। अब यहाँ पे कंप्लेनेंट ने ये भी अलेज किया था कि मैकडोनल्ड्स के नोटिस बोर्ड पे उनको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मिली थी, और जब इसके बारे में कंप्लेनेंट ने मैकडोनल्ड्स के मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कूपन नंबर के साथ 2 SMS भेज दीजिए 8888 पे, जिसके लिए कंप्लेनेंट के ऊपर 3 रुपए पर SMS का चार्ज पड़ा था। यहाँ पर कंप्लेनेंट ने अलेज किया कि अश्योर्ड प्राइजेस के नाम पे एक फेक प्रमोशनल स्कीम चलाई जा रही है मैकडोनल्ड्स के द्वारा, जो कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसके अलावा जब पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स ने इस स्कीम की डिटेल्स को पता करने की कोशिश की तो मैकडोनल्ड्स ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और जो रिजल्ट्स थे उस स्कीम के उन सबको छुपा लिया, और इसी के मद्देनजर कंप्लेनेंट ने डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपनी कंप्लेंट दायर कर दी और उसमें कोर्ट से ये प्रे किया कि आप इस स्कीम को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस घोषित कर दीजिए, और साथ ही साथ मैकडोनल्ड्स को ये कहिए कि वो अपने स्कीम के सारे डिटेल्स डिस्क्लोज करें इंक्लूडिंग द विनर्स। और इसके अलावा 81 रुपए का जो ऑर्डर किया था कंप्लेनेंट ने उसको, और 6 रुपए के जो SMS भेजे थे उसको रिफंड किया जाए विद कॉस्ट एंड कंपेंसेशन। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने 10,000 रुपए कंपेंसेशन और 2,000 रुपए कॉस्ट कंप्लेनेंट को देने को बोला। इसके खिलाफ कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स ने स्टेट कमीशन के सामने अपील फाइल की, और ये अपील उनके लिए ही घातक हो गई क्योंकि स्टेट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और कंपेंसेशन का अमाउंट बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया, जबकि 10 लाख रुपए डैमेजेस डिसाइड किए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर डिफेंडेंट ने 60 डेज के अंदर अंदर इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया तो 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा इस पूरे अमाउंट के ऊपर। अब इस ऑर्डर के खिलाफ डिफेंडेंट ने रिवीजन पिटीशन फाइल की NCDRC के सामने। ये ध्यान रखिएगा कि रिवीजन पिटीशन अलग है अपील से।
और इस डिफरेंस को जानने के लिए हम देखते हैं सेक्शन 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि अब रिपील हो चुका है। इस सेक्शन में बात की गई है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन की, और ये कहा गया है कि नेशनल कमीशन उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगा जिसकी पिक्यूनरी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा अपील भी एंटरटेन कर सकता है जो कि स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ होगी। अब 21B में रिवीजन की बात की गई है और इसी के अंतर्गत कोई भी रिवीजन पिटीशन NCDRC में दायर की जाती है। यहाँ पर अगर नेशनल कमीशन को ये लगता है कि स्टेट कमीशन ने अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके किसी चीज को डिसाइड किया है, या फिर अपने ज्यूरिसडिक्शन को सही से इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर अपने ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल इल्लीगल तरीके से किया है, या फिर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है, तो NCDRC उस केस के रिकॉर्ड्स को कॉल कर सकता है और साथ ही साथ एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो इसमें NCDRC की रेसिड्यूअल पावर्स दी गई हैं। अब हम नए एक्ट के सेक्शन 51 को देखते हैं, जिसमें नेशनल कमीशन में अपील की बात की गई है। यहाँ पर स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ नेशनल कमीशन में अपील फाइल की जा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि 30 डेज यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड है। और आगे प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि कोई भी अपील जो कि इस 30 डेज के बाद फाइल की जाती है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल NCDRC को सेटिस्फाई ना किया जाए कि जेन्युइन रीजंस थे इस डीले के लिए। अब आगे ये जो प्रोवाइजो दिया गया है ये काफी सराहनीय है, क्योंकि इसके अंतर्गत यदि कोई अपील NCDRC में आती है जिसमें स्टेट कमीशन ने कोई अमाउंट पे करने को कहा है, तो वो अपील तब तक नहीं एंटरटेन की जाएगी जब तक कि जो एपेलेंट है उसने 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट ना कर दिया हो कोर्ट में। अब यहाँ पर रिवीजन को हटा के उसको भी अपील में कन्वर्ट कर दिया गया है और क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि NCDRC में वो भी अपील फाइल की जा सकती है जिसमें कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, और ऐसी अपील में प्रिसाइसली लिखना होगा कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। उसके बाद अगर NCDRC सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना जरूरी है, तो वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट करेगा और अपील को उसी के हिसाब से सुनेगा। यानी कि ऐसे केस में NCDRC स्टेट कमीशन के ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करेगा। आगे इसके प्रोवाइजो में ये दिया गया है कि इस सबसेक्शन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनका अर्थ ये नहीं है कि NCDRC किसी और सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड नहीं कर सकता जो कि उस केस में रेलेवेंट है। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो भी अपील फाइल होगी उसमें प्रिसाइसली ये बताया जाएगा कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लेकिन जब ऐसी अपील की सुनवाई होती है और NCDRC को ये लगता है कि कोई और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है जिसको एड्रेस करना जरूरी है, तो उसको वो डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी केस में स्टेट कमीशन ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया है तो उस पॉइंट पे भी नेशनल कमीशन में अपील फाइल की जा सकती है। अब हमारे केस में ये जजमेंट भी साइट किया गया था जिसका नाम है लॉर्डेस सोसाइटी स्नेहांजलि गर्ल्स हॉस्टल वर्सेस H&R जॉनसन्स इंडिया। इस केस में ये कहा गया कि NCDRC रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन को उन्हीं कंडीशंस में एंटरटेन कर सकता है जो कि सेक्शन 21B में दी गई हैं। लेकिन यदि स्टेट कमीशन के द्वारा वैलिड जजमेंट दिया गया है तो उसको नेशनल कमीशन सेट असाइड नहीं कर सकती। फिर एक केस आशाताई वर्सेस श्रीराम सिटी फाइनेंस का भी है जिसमें यह कहा गया कि NCDRC अपना रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन स्टेट कमीशन की फाइंडिंग्स को रिवर्स करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये काफी लिमिटेड है और सिर्फ उन्हीं केसेस पे अप्लाई होता है जहां पर स्टेट कमीशन ने बिना ज्यूरिसडिक्शन के केस को डिसाइड कर दिया हो, या फिर कोई ऐसा एक्ट किया हो जो कि इल्लीगल हो, या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी के केस में। अब हम वापस आते हैं अपने केस के डिसीजन पे। यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो स्कीम थी वो मैकडॉनल्ड्स की सेल्स को प्रमोट करने के लिए थी, और कंप्लेनेंट ने जो आरोप लगाया था कि मैकडॉनल्ड्स और टेलीकॉम कंपनी के बीच में अग्रीमेंट था वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए था ताकि टेलीकॉम कंपनीज और मैकडॉनल्ड्स SMS चार्जेस को शेयर कर सकें। लेकिन इस आरोप के लिए कंप्लेनेंट कोई भी प्रूफ नहीं दे पाया। कोर्ट ने कहा
कि जब ऐसे कोई अग्रीमेंट का प्रूफ हमारे पास नहीं है तो ये सिर्फ प्रिज्यूम किया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड्स टेलीकॉम कंपनी की इनकम को फैसिलिटेट कर रहा हो, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की स्कीम में कूपन कोड को 8888 पे सेंड करने की बात की गई थी। इसके बाद कमीशन ने ये कहा कि स्टेट कमीशन का जो अवार्ड था इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना प्रूफ के अवार्ड को कई गुना बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स की जो स्कीम थी उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बता दिया गया, और इस फाइंडिंग को जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ये सही था, और इसीलिए कंप्लेनेंट इंटाइटल्ड है रिलीफ के लिए। कुल मिला के रिवीजन को पार्टली अलाउ किया गया और कंपेंसेशन के अमाउंट को कम करके 30,000 रुपए कर दिया गया, जबकि 70,000 रुपए कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालने के लिए बोला गया है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।